भूख से प्यास से जूझते आदमी, हाफते हाफते थक गए, रुक गए, टूटकर पस्त होकर वहीं गिर गए, मर गए और बस एक खबर बन गए। दुनिया को बचाने के लिए क्या लाजिम है हमारी जिंदगी का मौत में बदल जाना? घर बैठे हुए भूख से मरना या घर जाते हुए ट्रेन से कुचल जाना? ये जो नन्हा है भोला भाला है, सिर्फ सरमाए का निवाला है। पूछती है ये उसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नशाद है, दिल पे हाथ रख कर कहिए देश क्या आजाद है। ये सड़कों पे भूखे से पत्थर पड़े हैं, कहाँ है वो शीशे दुआ देने वाले। हेलो एवरीवन, मैं हूं फबेहा सैयद और क्विंट पर आप एक बहुत ही खास इवेंट इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक फंड रेजर है और इसका जो मकसद है वो है प्रवासी मजदूरों की मदद करना। इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हम ये एक इवेंट कर रही हैं। मेरे साथ कुछ बहुत ही जबरदस्त राइटर्स हैं और पोएट्स हैं। इनके अलावा 3 बहुत ही खास मेहमान हैं हमारे साथ, वो भी पोएट्स हैं। ये सर्वाइवर्स हैं ट्रैफिकिंग के। इनके साथ भी एक सानेहा गुजरा है, इनके साथ भी एक ट्रेजेडी हुई है, लेकिन उसके बाद उसे जीकर उससे आगे बढ़े हैं ये लोग और इन्होंने अपने आप को लीडर के तौर पे उठाया है, खड़े हुए हैं। अब ये अपनी कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं। इट्स एन अमेजिंग वर्क दैट दे आर डूइंग। आज एक और बात करेंगे। 11 अगस्त को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है हम सबका। पोएट्री अगर आपको पसंद है तो आपने राहत इंदौरी का नाम जरूर सुना होगा। एक बहुत बड़ा आइकॉनिक फिगर थे वो और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनका इंतकाल 11 अगस्त को हुआ है। तो अब हम उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले दावत देना चाहती हूँ हुसैन हैदरी को। आप राहत इंदौरी साहब की कोई आशार अगर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज वो कीजिए। जी वेलकम टू दिस बिल्कुल, इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया फाबिहा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि राहत साहब से तो मतलब टीनेज के थे, मतलब लड़कपन में सुना था और तब से लेके अब तक सुनते जा रहे थे। बहुत मेरी खुशकिस्मती भी थी कि मैं तकरीबन 3-4 शहरों में 3-4 इवेंट में उनके साथ पार्टिसिपेट कर पाया। मतलब तो बहुत ही मुझे दुख है, मैं इंदौर से भी हूँ और कहीं ना कहीं वो एक उनके 2 शेर अशार जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे ख्याल से आज की जो सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिति है उसके उसी के कॉन्टेक्स्ट में आती भी है कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, साथ चलना है तो आवाज उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। तो ये क्या बातें कह रहे हैं, ये जो यही फैसला होगा और दूसरी हिजरत, और क्या मतलब कि साथ चलना है तो आवाज उठा मेरी तरह। तो वो बहुत, और बुज़दिलों को ललकार भी रहे हैं कि मुझसे तेरी हिमायत। तो बहुत ज्यादा कलंदरी और बहुत इनकलाबी उनकी शायरी थी, बहुत ही खूबसूरत लिखते थे वो। और खैर उनका लिखा हुआ तो हमारे साथ रहेगा ही, जिसम नहीं है शायद, तो खैर। तो मैं वही, मतलब हम जिस पर्पस के लिए आए हैं मैं वो शुरू करता हूँ। मतलब जो मजदूरों के लिए जो ये हम इकट्ठा कर रहे हैं चंदा, और जो बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मसला है, जो 3 कवि और हैं, मतलब जो सर्वाइवर्स हैं हमारे साथ हैं, तो उनसे मतलब एक छोटी कविता जो मैंने मजदूरों के ऊपर लिखी थी। हालांकि मुझे नहीं पता हमारा कितना हक होता है जब हम वो दुख मतलब नहीं मतलब ये कर रहे हैं। तो मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि भाई एक माइग्रेंट मतलब वर्कर जो है, लेबर जो है, वो पैदल चल रहा था और पैदल चलते चलते गिर गया और वो मर गया। तो मुझे बड़ा ही मतलब मुझे लगा कि ये कितना खामोश हादसा है और ये कितना कम शब्दों में ये हो गया, और ये मतलब कितनी बड़ी। आपने और जो मुझे तस्वीरें याद हैं हम वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन कितनी सारी तस्वीरें और बिल्कुल कहानियां गई होंगी जिनके बारे में खबर भी नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस इतनी सी ये खबर है और मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी नज्म लिखी और मुझे लगा मैं क्या ही लिखूं इसमें, मतलब क्या इसमें अलंकार डालूं, क्या इसमें तशबीह डालूं, क्या इसमें मतलब मैं अलामतें दूं। मैंने वही लिख दिया जो है हुआ है, मतलब उसी को बहर में या उसमें लिख दिया कि एक मुद्दत से चलते हुए आदमी, एक मुद्दत से चलते हुए आदमी अपने घर की तरफ बढ़ रहे आदमी, एक गठरी में सामा रखे आदमी, बच्चे कांधों पे ढोते हुए आदमी, बारिशों धूप से लड़ रहे आदमी, भूख से प्यास से जूझते आदमी, हाफते हाफते थक गए, रुक गए, टूटकर पस्त होकर वहीं गिर गए, मर गए और बस एक खबर बन गए। तो ये एक छोटी एक मैंने नज्म लिखी थी कि ये क्या है, वो बंदा टूट के गिर गया और बस एक खबर बन गया, उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, और ये कितनी खामोश त्रासदी है कि उसके मतलब जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है और एक खबर बन के रह गया वो। उसका नाम तक नहीं लिखा है, जहां मैंने पढ़ी थी वो मतलब ये खबर, उसका नाम भी नहीं लिखा है उसमें। तो वही ना, इतने सारे नाम हैं जो हमको पता भी नहीं जी है और उनके साथ जो ट्रेजेडीज हुई हैं वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब हमें तो जी खबरों से फिर भी पता लगता है, लेकिन जो असल में जो स्कोप है इस ट्रेजेडी का, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो जी। ऐसे और ही जी मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं वो ये ध्यान रखे कि घर पे छत होना, मतलब दिन में एक दफा खाना, दो दफा खाना जो हमें मिल रहा है, ये बहुत 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 बड़े बड़ी मतलब सुविधाएं हैं जो हमें उपलब्ध हैं, बहुत बड़ी प्रिविलेज है जो हमें उपलब्ध है। बेशक और हमें ये जब भी हम एक निवाला ले रहे हैं, जब भी हम रात को एक बिस्तर पे सो रहे हैं, जब भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास चार दीवारी है और मतलब हमारे पास निकलने के साधन है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है, तो ये इतनी बड़ी सुविधाएं हैं। हम अपने घर वालों से फोन पे बात कर सकते हैं, ये कितनी बड़ी सुविधाएं हैं, इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं और इसे इसके बारे में सोचें, इसके बारे में समझें। और जो लोग इनसे महरूम हैं, जिन लोगों के पास ये नहीं है, उनके बारे में अगर वो थोड़ा भी पैसा दें, थोड़ा भी वो करें, तो मतलब मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दें। बहुत सारे लोग छोटा अमाउंट भी देंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। आपको मैं बता तो दूं कि ये जो हम फंड रेज करने की कोशिश कर जी रहे हैं, इससे आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देख सकते हैं। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे आपको सब समझ आएगा कि आपको किस तरह से कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो हमारा ये जो कोशिश है, ये पूरे कंट्री में एक रिलीफ वर्क है जो कि किया जाएगा। 10,000 रुपए अगर जमा होंगे तो वो 5 फैमिलीज के 1 महीने के राशन के बराबर होंगे। तो आप जरा सोच लीजिए कि एक एक जो पैसा है वो कितने सारे लोगों के घरों के चूल्हे जला सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई माइग्रेंट्स तो अपने घर पहुंच गए, उनके लिए अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि वो परेशान यहाँ पे जब थे शहरों में, वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बहुत बड़ा डेंजर उनके घरों पे उनका इंतजार कर रहा है। वो जो सफरिंग है वो आप अपनी वो जो पैदल चल के गए हैं, वो सफरिंग अपने आप में एक छोटा हिस्सा है एक बड़ी सफरिंग का, जिसका हिस्सा वो मजदूर है, उनका परिवार है। उनका असल इम्तिहान, उनके असल ट्रायल्स अब शुरू होंगे जब वो अपने गांव में अपने घरों में गए हैं। तो इसके बारे में आगे भी हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन, दोबारा आपके पास में आऊंगी। अब मैं जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ आमिर अजीज से। आमिर अजीज एक बहुत बड़ा अचानक से नाम बन गए जब पिंक फ्लॉयड के रॉजर वॉटर्स ने इनकी एक नज़म ना कि सिर्फ शेयर की थी बल्कि रिसाइट की थी। और इंग्लिश रॉक बैंड है पिंक फ्लॉयड, अगर आपको नहीं मालूम। तो मैं आमिर अजीज से अब गुजारिश करना चाहती हूँ कि आमिर, आप भी, हम क्योंकि राहत इंदौरी साहब को यहाँ पे मिलकर याद कर रहे हैं, तो उनकी अगर चंद लाइनें आप हमको सुना सकते हैं तो। जी शुक्रिया फाबिया। जो उनकी सबसे फेमस मेरे ख्याल से जो गजल है किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उसमें एक लाइन है, कपलेट है, शेर है कि हमको मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमको मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। तो ये देखिए, ये सिर्फ एक लाइन से वो आप जो ताना बाना बुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, वो आप देख लीजिए। तो मेरी तो अब बहुत सारी शायरियां हैं, क्या क्या कहा जाए। राहत साहब तो एक पूरी डिक्शनरी है अपने आप में, पूरी यूनिवर्सिटी थे। उनको देख देख के सुन सुन के हम लोग शायर बन गए मेरे ख्याल से। बहुत सारे लोग इस पैनल में, इतने जितने भी लोग हैं वो सब मेरे ख्याल से उनके शायद ही रहे हैं।
तो अब पता नहीं, उनकी जगह तो कोई ले नहीं पाएगा। दुख तो बहुत था ही, पर एक बहुत और दुख की बात ये हुई कि सामने कुछ ऐसी ऐसी उनके रचनाएं आई जो पता भी नहीं था कि राहत साहब की थी। ऐसी एक रचना कल पता चला कि ये तो पता था मुझे कि लिरिक्स लिखा करते थे, पर एक गाना था जो बचपन में बहुत पसंद था, मुझे गुनगुनाता था। मिशन कश्मीर का एक गाना था, और वो हमेशा उसको सुनो तो लगता था कि ये कुछ अलग ही गाना है, ये कैसे किसी ने इतना इतना ब्रेव गाना कैसे कोई लिखा। तो उसका कुछ लाइनें हैं जो मुझे याद आती है, मैं वो गुनगुना के ही सुनाऊं तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तरन्नुम में सुनाइए। बिल्कुल। कि था कि ना शंख की सदाएं हैं, ना अब ज़दा अज़ान की, नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की, है दर बदर ये लोग क्यों जले हैं, क्यों मकान धुआं 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 ही धुआं। और ये बात उन्होंने लिखी, और हम कब से मैं गुनगुनाता आ रहा हूँ। और बड़ी अजीब सी दुख की बात थी कि उनके कल जाने के बाद मुझे ये पता चला कि ये राहत साहब ने लिखा था। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें हम सब कहाँ से पहुंच जाती हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि इनकी बातों पे हम बड़े हुए हैं और इन्हीं की बातों से हमने क्या क्या सीखा है, और ये इनसे आई थी हमारे पास। उनकी शायरी बहुत जमीन से जुड़ी हुई थी। He didn't create art in a void. मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ भी चल रहा है और वो सिर्फ मोहब्बत की शायरियां कर रहे हैं, या तो that's something I really loved. और उनकी एक नसीहत जो मैं खुद के लिए और सभी अपकमिंग राइटर्स के लिए जिसे मैं दोहराना चाहूंगी, तो उनका एक शेर याद आता है कि आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। So this is something which I would keep in mind while creating art, and I'll try to ensure that my art is not created in a void. Exactly. जब मैं देख रहा था कि राहत साहब को लोग किस तरह से याद कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि राहत साहब के जो शेर हैं, जो उनकी गजलें हैं, वो सब लोग सिर्फ लिख नहीं रहे थे, बल्कि जहां वो इस्तेमाल हुआ है वो उस तरह से याद कर रहे थे। जैसे अभी जो NTCA जो प्रोटेस्ट हुए हैं, तो वहां पे कोई पोस्टर लेके खड़ा है तो वैसे याद कर रहे थे। किसी ने दीवार पर लिख दिया कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो उस तरह से याद कर रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहत साहब के तरह के जो शायर हैं वो कभी मरेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप 2 लाइनों में भारत का संविधान को डिफाइन करें, कि 2 लाइन में भारत का संविधान क्या है, तो मैं यही 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसीलिए मैं तो इस राहत साहब को हम बिल्कुल वो दीवारों पर, सड़कों पर, पोस्टरों पर, आंदोलनों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। वो एक मिस्टिसिज्म था जब वो बोलते थे, और मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी नहीं बोल पाएगा कि वो तारों को देखकर वो बात कहना, और उस हंसी के साथ, उस हल्के से चक्कल के साथ जो वो बात कहा करते थे, जो शेर कहा करते थे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कह पाएगा। और अगर उनको याद करने के लिए मेरे को एक ही शेर कहना पड़े तो मैं राहत साहब का यही शेर कहूंगा कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत साहब का जो मेरे लिए सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट या एक मेरे लिए मेरी जिंदगी पर रहा है, वो ये था कि मैंने जितने भी आज तक शायरों को पढ़ा है, वो शायर कहीं ना कहीं एक एलीट बैकग्राउंड, एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो फैज हो, चाहे वो फराज हो, और उनके सुखन में, उनके अशआर में ये झलकता भी है। राहत इंदौरी साहब एक मिल वर्कर के बेटे थे, और ये उनके अशआरों में झलकता था कि वो जिस तरीके से दुनिया को देखते थे, एक तरीके से कह सकते एक नंगे चश्मे से देखते थे, तो वो उन बातों को समझ भी पाते थे जो शायद दूसरे शायर ना समझ पाए। राहत इंदौरी साहब का एक गजल है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, उसके कुछ शेर पढ़ना चाहूंगा मैं। और वो आज के हालातों पर तो एक तरीके से एक नजरिया देते हैं कि फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, बाप हाकिम था मगर बेटे भिकारी हो गए, देवियां पहुंची थी अपनी बाल बिखराए हुए, देवियां पहुंची थी अपने बाल बिखराए हुए,
देवता मंदिर से निकले और पुजारी हो गए। रख दिए जाएंगे नेज़े लफ्ज और होठों के बीच, रख दिए जाएंगे नेज़े लफ्ज और होठों के बीच, जिल्ले सुबहानी के अहकामात जारी हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वापस आती हूँ। जो हमारा मकसद है इस फंड रेजर का वो ये है कि हम जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो बहुत ही बुनियादी ज़रूरतें हैं उनमें उनको आसान करने की कोशिश करें, इसलिए फंड रेजर है। अभी ज्वाइन किया है तो फिर से बता दें कि फंड रेजर के लिए एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी जो कहानी आपके समझ आ जाएगी, हम ये क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद क्या है। हम सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी मुसीबतें अब शुरू हुई हैं। जो जिन गांव से वो आए हैं वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उनको उधार ले लेकर जो जमींदार हैं उनसे बड़े बड़े रकमें ले लेकर अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं, और इस वजह से उनके ऊपर जो डेट है उसका पहाड़ बनता चला जाता है। अब उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो कागजात दिखा के आपके पास कम से कम एक आप उनको सुकून दिला सकते हैं कि हाँ भाई हम इंस्टॉलमेंट्स में बाद में पे कर सकते हैं, लेकिन ये जो माइग्रेंट्स हैं इनके पास कागज वाकई में नहीं है तो वो क्या दिखाएंगे। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनकी मदद कीजिए, क्योंकि इनके घर में वाकई में राशन नहीं है, और ये एक पैन इंडिया रिलीफ वर्क है जो इल्फत लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग चला रहा है इन कोलैबोरेशन विद हेल्प, और साथ में तफ्तीश भी इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस मूवमेंट, दिस इनिशिएटिव। तो इसीलिए हम लोग सब जमा हुए हैं, जितने भी पोएट्स हैं उनसे मैंने आपका तारुफ करवा दिया है। अब आते हैं इनके कलाम पे। अभी तक तो हम राहत इंदौरी साहब को याद कर रहे हैं, अब आप लोगों ने जो लिखा है, जिस तरह की बातें फिक्र आप करते हैं समाज के बारे में और जो आपकी नज़मों में झलकता है, अब हम वो सुनना चाहेंगे। फिर से मैं दावत देना चाहती हूँ हुसैन हैदरी को। तो ये एक कविता है, इसका सार बेसिकली है कि किस तरह जो ऑपरेसर है वो ऑपरेशन का नैरेटिव भी खा जाता है। मतलब ऑपरेसर जो है वो ऑपरेस तो करता ही है मगर वो ऑपरेशन का नैरेटिव भी खा जाता है। तो इस कविता का नाम है हम फिर नहीं लिख पाए। हिंदी कविता है, फ्री वर्स, कि हम फिर नहीं लिख पाए। हम झेल रहे हैं दुख, हम झेल रहे हैं दुख, और वे कागज कलम इकट्ठे कर लिखना शुरू कर चुके हैं हमारे दुख की कहानी। गढ़े जा चुके हैं किरदार, बुने जा चुके हैं प्लॉट, बेचा जा चुका है प्रोजेक्ट जिसकी पहली फ्रेम है तय, सत्य घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक प्रस्तुतिकरण। हम झेल रहे होंगे दुख जब बना देंगे वे इस पर एक फिल्म जिसमें नहीं होंगे हम कहानीकार, नहीं होंगे हम निर्देशक, नहीं होंगे हम अभिनेता, नहीं होंगे हम कैमरामैन, नहीं होंगे हम संगीतकार, नहीं होंगे हम स्पॉट बॉय या एक्स्ट्रा भी, या स्पॉट बॉय और एक्स्ट्रा तो होंगे शायद। और जीत जाएगी वो फिल्म नेशनल अवार्ड के मेडल, फिल्म फेयर की ट्रॉफियां, यूरोप का भ्रमण, ऑस्कर का नामांकन, बॉक्स ऑफिस की सफलता, यानी चमकती हुई शोहरत और खनकती हुई दौलत। हम झेल रहे होंगे दुख और कर देंगे दुख में फेसबुक पर एक छिछला सा विरोध कि नहीं था हमारा दुख तुम्हारी कला की खदान जिसमें बनाकर हमें ही मजदूर तुमने निकाल लिया सोना और बना लिए अपने जेवर। हम झेल रहे होंगे दुख और मढ़ा जाएगा दोष हमारे ही सर कि हम हैं बौखलाए हुए अतिवादी, पीड़ित मानसिकता से ग्रस्त, भरे हुए कड़वाहट से, रोष से, मलाल से। कह देगा कोई तपाक से कि ना कर पाए कुछ खुद और लगा रहे हैं भला करने वालों पर उल्टा इल्जाम। कह देगा कोई पुचकारते हुए कि होता है कथा पर तो हर कथाकार का एक जैसा अधिकार। हम झेल रहे होंगे दुख जब फिर हार जाएंगे बहस, नहीं समझा पाएंगे किसी को भी कि हम झेल रहे थे दुख। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना संकल्प, अपनी ऊर्जा, अपना चित्त, अपनी आत्मा को दुख में पूरा सोख कर कि डुबाया जा रहा था हमें, हमारी गर्दन को दबोच कर दुख के पानी में लगातार छटपटा रहे थे लेने को सांस। और नहीं था तब मुमकिन कागज कलम को याद करना, नहीं थी तब सहूलत कथा से खुद को अलग कर पाने की। हम फिर हार जाएंगे बहस, इतिहास में हमारा विरोध कहलाया जाएगा आपत्ति या अपवाद या केवल एक बहाना कि हम झेलते ही रह गए दुख और फिर नहीं लिख पाए अपनी दुख की कहानी अपनी ही जबानी।
तो ये जो अप्रोप्रिएशन है उसके ऊपर लिखी है ये। माय गॉड हुसैन, दैट्स बहुत ही अच्छा हुसैन, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये दुख की कहानी है। कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन शुरू में जो आपसे हमने यही बात की थी कि दुख की जो कहानी है वो हर एक की अलग अलग होती है। 3 लोग हैं इस वक्त हमारे साथ इस इवेंट में, इस सेशन में, और उनसे भी आपकी हम मुलाकात अब करवाना चाह रहे हैं। मैं अब बुलाना चाहती हूँ, दावत देना चाहती हूँ एक और कहानी को, और ये कहानी ऐसी है जो वाकई में बहुत प्रेरित करती है। ये कहानी बहुत सारे लोगों की मदद करती है, और ये कहानी अपने आप में है खेमलाल जी की। खेमलाल जी छत्तीसगढ़ से हैं और ट्रैफिकिंग सर्वाइवर हैं। खुद जब ये बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो इनको एक कंस्ट्रक्शन साइट पे इन्होंने काम करना, एक मजदूर बतौर काम करना स्टार्ट कर दिया था, और टॉर्चर भी होता था इनके साथ। बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते, जिनके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। तो इस तरह की चीजों को झेल के ये आए हैं और एक मजबूती के साथ कलम उठा के अब ये कविताएं भी लिखते हैं। खेमलाल जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। आपको हमारी आवाज ठीक आ रही है क्या? जी जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया खेमलाल जी। हम आपको बता दें, खेमलाल जी एक लीडर हैं, ट्रैफिकिंग के खिलाफ इतना सारा काम करते हैं। जो लोग इसके चुंगल में आ जाते हैं, ट्रैफिकिंग के किसी तरीके से चपेट में आ जाते हैं, उन लोगों को ये मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई दोबारा ट्रैफिकिंग के का शिकार ना बने। और ये सर्वाइवर हैं, और बहुत सारे इन जैसे जो सर्वाइवर्स हैं उनकी मदद करते हैं हर तरह से। बहुत बहुत वेलकम है आपका फिर से खेमलाल जी। हम आपकी कविताएं सुनना चाहते हैं, जैसे सब लोगों की सुन रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि एक मंच मिला, और जो हम लोगों ने एक लेख लिखा था, ऐसे मुझे पता नहीं था कि ये कविता बन जाएगा। और वो आज हम लोगों के जो सर्वाइवर हैं, सर्वाइवर लीडर, और हमारे जैसे प्रवासी मजदूर जिनके हेल्प के लिए जो हमारा एक कविता लिखा गया है, वो आज प्रसारण कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, और उम्मीद है लोग भी हम लोग का सपोर्ट करेंगे। मैं जल्द ही आपको, ये जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर देश का जब अभी बोला, तो उसके ऊपर एक छोटा सा कटाक्ष है। बिल्कुल, सुनाइए। आत्मनिर्भर देश और मजदूर, ये कविता का टाइटल है। तेरे हर जख्मों का हिसाब होगा, तेरे हर जख्मों का हिसाब होगा, जब दुनिया करेगी बातें चांद पर जाने की। जब दुनिया करेगी बातें चांद पर जाने की, तेरे मीलों पैदल चलने का भी इतिहास होगा। वो मासूम की भूख, पैदल चलने की दुख, वो मासूम की दुख, पैदल चलने की दुख, तेरे हर कारनामे सरेआम होगा। जब दुनिया करेगी बातें मंगल पर जाने की, तेरे भूखे मर जाने का भी इतिहास होगा। हर जगह तेरा नाम होगा, हर जगह तेरा काम होगा, तेरे हर पहलुओं पर राजनीति सरेआम होगा। दुनिया करेगी बातें विश्व गुरु बनने की, दुनिया करेगी बातें विश्व गुरु बनने की, मजदूरों की लाचारी बेबसी का भी इतिहास होगा। एक छोटा सा कविता है। थैंक यू। बहुत खूब खेमलाल जी, बहुत जबरदस्त। बहुत खूब खेमलाल, जब कोई इंसान, कोई शायर खुद ही उस वक्त से गुजरता है, उस तकलीफ से, तो वो जो लिखेगा मेरे ख्याल में उससे ज्यादा ऑनेस्ट एक्सप्रेशन कोई न्यूज रिपोर्ट, कोई कहानी कुछ नहीं हो सकती। आई थिंक दिस इज द मोस्ट, मतलब हिला देने वाला। आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आके यूं झंझोड़ दिया है, और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। शर्मिंदगी भी हो रही है, घबराहट भी होती है, लेकिन इंसान जो है वो इन्हीं सारे इमोशन से बना हुआ है। बस फर्क कितना है, इन इमोशंस को इंटरनलाइज करके जरा सोचिए कि इन इमोशंस का मकसद क्या है, हम क्यों महसूस कर रहे हैं, और इसको किस तरह से हम
ये जो तकलीफें हैं इनको किस तरह से कुछ लोगों के लिए आसान कर सकते हैं। आसान करने का एक नुस्खा है, आपको बार बार बताते रहेंगे, बताया भी है जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, प्लीज जाके आप कंट्रीब्यूट करिए, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से आप कंट्रीब्यूट करें। 2000 रुपए से हम बहुत सारे घरों के अंदर महीने का राशन जमा करा सकते हैं। सोचिए 2000 रुपए हम एक पिज्जा में फेंक के खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी जो फरमाइशें हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, कई बार 2000 रुपए पता भी नहीं चलते हैं, लेकिन कई लोग हैं जिनका महीने का अनाज उन 2000 रुपए से आप मुहैया करवा सकते हैं। तो प्लीज अगर ये आप करवाएंगे बहुत बहुत बढ़िया काम होगा, ये मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। खैर, खेमलाल जी एक बतौर मजदूर उन्होंने शुरुआत की थी, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या क्या बीती है इनके ऊपर, और जो बीती है वो कैफी आजमी की एक नज्म है मकान। ये भी कंस्ट्रक्शन साइट पे थे और वो मकान बार बार मुझे याद आती है। गुर्बत कोई नई चीज नहीं है, और कैफी आजमी ने तो ऐसे लोगों के साथ बैठ के वक्त बिताया है, और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उस पे नज्में कही हैं। एक ऐसी ही आइकॉनिक नज्म है मकान। ये मैं थोड़ा वक्त चाहती हूँ कि हम उन कैफी साहब को भी याद करें, और ये नज्म मैं पढ़ना चाहती हूँ। लिखते हैं, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शामों की लवें, आंधियां तोड़ लिया करती थी शामों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिशे तामीर लिए। अपनी नस नस में लिए मेहनते पैहम की थकन, अपनी नस नस में लिए मेहनते पैहम की थकन, बंद आंखों में उसी कसर की तस्वीर लिए। दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक, दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है स्याह तीर लिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। एक बहुत ही रोंगटे खड़े होने वाला तस्वुर है एक मजदूर का, जो लोगों के लिए इमारतें बनाता है, तामीर करता है, लेकिन उसकी खुद की जो जिंदगी की तामीर है वो कहीं जाके रुक जाती है। वो दूसरों को ही महलों में दूसरों के लिए महल पे महल बनाए जाता है, लेकिन वो खुद कहाँ सोता है? वो मिट्टियों के स्लैब्स के ऊपर सोता है, ईंटों के ऊपर सोता है। और ये हकीकत है हमारी मुल्क की, और इन्हीं लोगों के लिए एक गुहार है, एक अपील है आपसे। प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जितना हो सके मदद कीजिए, क्योंकि ये प्रवासी भले ही अब चलते हुए आपको ना दिखें, लेकिन इनकी जो आजमाइशें हैं, इनकी जो ट्रायल्स हैं, वो अब शुरू होंगे। जब ये सोचेंगे कि सुबह हम खाने में क्या खाएंगे, बच्चों को चावल उबाल के देंगे या हम दाल का पानी पिलाएंगे। हम लोग अपने घरों में इस वक्त बोर हो रहे हैं, ये है हमारी प्रॉब्लम। हम लोग जो है इंटरनेट और फिल्म और टीवी और सारी चीजें होने के बावजूद, किताबें होने के बावजूद बोरियत का एहसास करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब हम खुद खौफजदा हैं, घरों में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन नहीं है लेकिन फिर भी एक वहम भी है, पैरानोया भी है, उसकी वजह से हम नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो कि मजबूरी की वजह से बाहर निकल रहे हैं। घर में भी बैठेंगे तो मरेंगे, बाहर भी जाएंगे तो मरेंगे। प्लीज ऐसे लोगों के लिए जरूर जरूर जितना हो सके कंट्रीब्यूट करिए। अब मैं बात करना चाहती हूँ, दावत देना चाहती हूँ आमिर अजीज साहब को। एक तो मैं इकबाल के शेर से शुरू करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है इस वक्त का तेवर वही होना चाहिए। इकबाल का एक शेर है कि जिस खेत से मैसर नहीं दहकां को रोटी, दहकां किसान को कहते हैं, जिस खेत से मैसर नहीं दहकां को रोटी, उस खेत के हर रेशाए गंदम को जला दे। तो ये देखिए, ये हकीकत है और यही तेवर है। इसके आगे पीछे कोई बात करना हक नहीं है, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है। देखिए दुनिया जो चल रही है, अगर हाथ से अगर मजदूर सर पे ईंट ना बनाए तो शहर का एक कोना, ये जितने महल हैं सब नक्शों पे धर रह जाएंगे। Exactly. किसी भी ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं है, तो ये कोई एहसान नहीं है। इट इज अ फेयर ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी दैट वी आर डूइंग। शेर यूं था कि क्या दुनिया को बचाने के लिए क्या लाजिम है हमारी जिंदगी का मौत में बदल जाना? ये सवाल है, मैं कुछ बंद भी नहीं कर रहा हूँ। दुनिया को बचाने के लिए क्या लाजिम है हमारी जिंदगी का मौत में बदल जाना? घर बैठे हुए भूख से मरना या घर जाते हुए ट्रेन से कुचल जाना? ये सवाल है, ये कोई शेर नहीं। ये सवाल है जो मुझे लगता है सब लोग भी पूछना चाहते हैं। मैं एक नज्म सुना देता हूं आपको। इस नज्म का उन्वान है इनकार। नज्म यूं है कि तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो, तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो, मगर गोलियों से हमन मर जाए ऐसा जरूरी नहीं। मगर गोलियों से हमन मर जाए ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा जरूर है, ऐसा जरूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है। ऐसा जरूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है, मगर खौफ खा के हमन डर जाए ऐसा जरूरी नहीं। मगर खौफ खा के हमन डर जाए ऐसा जरूरी नहीं। मैं आदम और हव्वा की संतान, मैं आदम और हव्वा की संतान, मेरा मादरे वतन हिंदुस्तान, मोहम्मद मेरा नबी, अल्लाह मेरा खुदा, अम्बेडकर मेरा शिक्षक, बुद्ध मेरा शुरू, नानक मेरा गुरु, अमन मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ। और मैं इनकार करता हूँ, मैं जुल्म से इनकार करता हूँ। मैं जुल्म से इनकार करता हूँ कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं जुल्म से इनकार करता हूँ कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। और मेरी जान का फैसला 7 घंटे की एक संसद सत्र से हो मुझे मंजूर नहीं। मेरी जान का फैसला 7 घंटे की एक संसद सत्र से हो मुझे मंजूर नहीं। मेरे पहचान का फैसला किसी पहचान पत्र से हो मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसे संसद सत्र से, मैं अपने पहचान पत्र से इनकार करता हूँ। और मेरे ही वतन में मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए मुझे मंजूर। मेरे ही वतन में मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए मुझे मंजूर नहीं। मुझे किसी नाम की तरह किसी रजिस्टर पर लिख दिया जाए मुझे मंजूर। मैं हक के बजाय भीख दिए जाने से, किसी रजिस्टर पर फकत किसी नाम की तरह लिख दिए जाने से इनकार करता हूँ। और ये आखिरी लाइन है कि जख्म को फूल कहूँ, जख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ। जख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ, कर्फ्यू को जमहूरियत, कर्फ्यू को जमहूरियत। जख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ, कर्फ्यू को जमहूरियत, कर्फ्यू को जमहूरियत और नफरत को उसूल कहूँ। कर्फ्यू को जमहूरियत, नफरत को उसूल कहूँ। जो झूठ को सच कहे, जो झूठ को सच कहे, मैं जबान की हर एक ऐसी हरकत से इनकार करता हूँ। और मैं जुल्म से इनकार करता हूँ कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आमिर, बहुत ही बढ़िया। बहुत खूब आमिर, बहुत खूब। जुल्म से इनकार करना, जब कोई बहुत ही ऑब्वियस जुल्म करता है, जब कोई ऑप्रेसर आपके सामने खड़ा हो जाता है, जुल्म की मैनिफेस्टेशन, जुल्म की सिर्फ वही एक सूरत नहीं होती है। अगर कोई एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और आप वहां मौजूद हैं, और अगर आप उसकी जो
सिचुएशन है उसको बेहतर बनाने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक तरह का जुल्म है, क्योंकि आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जुल्म ये है कि कोई आपको मालूम है भूखा सो रहा है, कोई आपको मालूम है उसका बच्चा जो है वो पढ़ने की उसकी उम्र है, लेकिन वो काम कर रहा है, काम भी करना उसके लिए जरूरत है, क्योंकि हाथ पैर चल रहे हैं, उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो 2 पैसा घर में लाए क्योंकि जरूरत है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है, आप क्या वो होने देंगे? किस तरह से आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे? वो जुल्म किस तरह आप उनके ऊपर कम कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं कर सकते तो उस जुल्म में फिर आप भी बराबर के शामिल हैं, मैं भी बराबर की शामिल हूँ। तो इसको खत्म करने के लिए, खत्म तो खैर नहीं, प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमने आइडेंटिफाई की है, ये एक पैन इंडिया रिलीफ वर्क जो चल रहा है, ये गरीबी या गुर्बत का जो जुल्म पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सह रहे हैं, उसको किसी तरह से अगर हल्का कर सकते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी इस वक्त बहुत बड़ी है। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए। ये जो रिलीफ वर्क है, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये कलेक्टिव ऑफ एनजीओज हैं, इल्फत, लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग और तफ्तीश, इन कोलैबोरेशन विद हेल्प। जितना पैसा जमा होगा, पैन इंडिया जाके कोने कोने में जाके ये आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे लोगों की, उन पे अगर कर्जा चढ़ गया है तो आपका पैसा वो कर्जा उतारने के काम में आ जाएगा। अगर इनके राशन के डब्बे खाली हैं तो वो कनस्तर भरने के काम आएगा। अगर इनको किसी मेडिकल हेल्थ केयर की जरूरत है और उनके पास पैसे नहीं है, जाहिर सी बात है पैंडेमिक ने किसी में अंतर नहीं किया गरीब और अमीर के बीच में। हर कोई जिस तरह पहले बीमार होता था वैसे ही होता है, अब ज्यादा होता है क्योंकि एक वायरस का भी खतरा सर पे मंडरा रहा है। तो हेल्थ केयर में भी आपके जो पैसे दिए गए हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो प्लीज दिल खोल के अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी क्या है, तो फर्ज है, ये तो बोलना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और वैसे भी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आजादी से हमको जीना है, तो क्यों ना उन लोगों की हम मदद करें जिन्हें गुर्बत से आजादी की बहुत सख्त जरूरत है। एक मतला और चंद शेर सुनाऊंगा मैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम यहाँ बैठे हैं इस महफिल में और हमारे साथ श्यामला जी और सब लोग बैठे हैं, हमारी खुशकिस्मती है। मैं मानता हूँ कि कविता झूठी है, हर कविता झूठी है जब तक वो आपके लिव्ड एक्सपीरियंस से नहीं निकलती है। और वो झूठ जरूर कोई पर्पस सर्व कर जाता है यहाँ वहाँ, पर वो कविता जरूर झूठी ही रहेगी जब तक वो किसी के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो वो कविता सुनने के बाद मुझे अपनी गजल पे मतलब बिल्कुल मान नहीं फील हो रहा और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों ही लिखी थी। खैर, वो मजदूर है तो बस तिजारत कीजिए, वो मजदूर है तो बस तिजारत करिए, वो मजबूर है तो बस इबादत करिए। वो मजदूर है तो बस तिजारत करिए, वो मजबूर है तो बस इबादत करिए। वो जब तक जचे फूल दामे सजे, वो जब तक जचे फूल दामे सजे, पर गया सूख तो घर से रुखसत करिए, गया सूख तो घर से रुखसत करिए। के पौधे के हिस्से का पानी बहाकर। और ये शेर है कि हम कभी कभी समझते हैं कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स या जो भी जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है और ये अन्याय को हम हाईलाइट करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हमारा इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है अपनी प्रिविलेज पोजीशंस में रहकर। तो ये शेर उनके लिए लिखा था कि वो जब तक जचे फूल दामे सजे, पर गया सूख तो घर से रुखसत करिए। के पौधे के हिस्से का पानी बहाकर, के पौधे के हिस्से का पानी बहाकर, उसे देख सूखा यूं हैरत करिए, उसे देख सूखा यूं हैरत करिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब वसीम। एक और मतला और चंद शेर देखिएगा कि कहे जो भी सच वो हो दुश्मना मुसाहब। और ये बहुत जरूरी है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि हमें सिर्फ पॉवर्टी पॉर्न की तरह नहीं देखना है, इस बात को हमें जानना है कि इसका रूट कहाँ लाया करता है और ये जो एक्सोडस एक तरीके का हुआ माइग्रेंट वर्कर्स का, ये क्यों हो रहा है और पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है उस साहब तक। तो कहे जो भी सच वो हो दुश्मना मुसाहब, सुबह को भी कह देंगे अब शाम साहब। कहे जो भी सच वो हो दुश्मना मुसाहब, सुबह को भी कह देंगे अब शाम साहब। सितम भी है करना, सितम भी है करना, खत्म भी है करना,
सितम भी है करना, खत्म भी है करना, ये बेनाम कैसे हो बदनाम साहब, ये बेनाम कैसे हो बदनाम साहब। क्या हम ही पे क्या बात। हम ही पे मजम्मत, हम ही पे हिकारत, हम ही पे मजम्मत, हम ही पे हिकारत, हम ही पे लगे सभी इल्जाम साहब। और शेर देखिएगा कि ये शेर मैंने किसी खास शख्स के लिए लिखा था, पर अब मुझे लगता है कि ये इस देश की हर माँ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए ये शेर है कि हम ही पे मजम्मत, हम ही पे हिकारत, हम ही पे लगे सभी इल्जाम साहब। वो माँ भी अकेली सजा काट लेती, वो माँ भी अकेली सजा काट लेती, जो लगते न बच्चे पे इल्जाम साहब, जो लगते न बच्चे पे इल्जाम साहब। अकेले अकेले कहाँ जाएंगे अब, अकेले अकेले कहाँ जाएंगे अब, हमें साथ ले जाएं दो गाम साहब, हमें साथ ले जाएं दो गाम साहब। और मैं सुन रहा था कि इसका हम मान रहे हैं कि ये माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस क्योंकि टीवी पर नहीं आ रहा तो खत्म हो गया है, पर वहां पर जाकर लोगों ने, अभी उनके पास कमाने का जरिया नहीं है, उनको अपने घर बेचने पड़ जाएंगे, अपनी जमीनें बेचनी पड़ जाएंगी। तो शेर देखिएगा कि थे अजदाद उस घर की मिट्टी में रहते, थे अजदाद उस घर की मिट्टी में रहते, जो वीरा हवेली की नीलाम साहब, जो वीरा हवेली की नीलाम साहब। एक आध शेर और एक नज्म सुना के अपनी जगह लेना चाहूंगा मैं। शेर जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात आती है, वहाँ हम एज पीपल ऑफ दिस नेशन हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग कह नहीं पाते हैं। हम शायर हैं, हम उसे कहने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। एक तरीका यही है कि है एक ही बात सच्ची और, है एक ही बात सच्ची और बाकी बातें जाया हैं, है एक ही बात सच्ची और बाकी बातें जाया हैं। वो अंधा करके हमको सामने शीशा ले आया है, वो अंधा करके हमको सामने शीशा ले आया है। और मैंने एक अपने अपर मिडिल क्लास का एक बहुत एक कैरेक्टर, एक ये बिहेवियर देखा है कि हम चाहते नहीं कि हमारी जिंदगी में हमें खबर भी मिले जो ऐसी हमारा मूड खराब कर दे। मूड खराब कर देना, तो उसके ऊपर ही एक शेर था कि जो शीशा टूट के बिखरा है चुनता भी नहीं मैं तो, जो शीशा टूट के बिखरा है चुनता भी नहीं मैं तो, हूँ इससे बेखबर के इसमें मेरा ही तो साया है, हूँ इससे बेखबर के इसमें मेरा ही तो साया है। और सजा वो अब तूफानों में ये कह के दे रहा है कि, सजा वो अब तूफानों में ये कह के दे रहा है कि, सबूतों के चरागों को हवाओं ने बुझाया है, सबूतों के चरागों को हवाओं ने बुझाया है। तो ये मेरे चंद शेर थे जो मैंने सोचा साझा करूं। एक नज्म लिखी थी जिस नज्म का उन्वान है कि लिखने वाला एक मजदूर है, इजाजत हो तो वो सुनाऊंगा। स्याही बख्श दे ये जमाना यूं थोड़ी, स्याही बख्श दे ये जमाना यूं थोड़ी, बहने वाला कागज पे पसीना बेदस्तूर है। एक रोज जिस मेज को कीलों से बुना था, एक रोज जिस मेज को कीलों से बुना था, एक रोज जिन कीलों को ख्वाबों में गड़ा था, जिस मेज पे बहा था ख्वाहिशों का पसीना, उस मेज पर लिखने वाला एक दिन मजदूर है, उस मेज पे लिखने वाला एक दिन मजदूर है। जमहूर से इल्तिजा थोड़ा आसमान बख्श दे, जमहूर से इल्तिजा थोड़ा आसमान बख्श दे, गीतों से बनने वाला औजारों का तूर है, और तामीर और तरक्की वालों को हल्के से कह दीजिए, तामीर और तरक्की वालों को हल्के से कह दीजिए, फैक्ट्री के धुएं से बनने वाला एक आसमान हुजूर है। और नज्म ये एक ख्वाब है, और नज्म ये एक ख्वाब है जो वो हर रोज देखता है, सोचता है हल्के से क्यों, कानों में क्यों, ख्वाबों में भी वो क्यों मजबूर है, ख्वाबों में भी वो क्यों मजबूर है। आसमां के ताकूब से क्यों थकन, आसमां के ताकूब में क्यों थकन से चूर है, एक घर पे नहीं बाम, एक घर पे नहीं बाम, और जमाना कहे कि आप ही हमारे कर्ता, आप ही गफूर हैं। आसमां आपकी छत और अंधेरा ही नूर है, आसमां आपकी छत और अंधेरा ही नूर है। ये कैसी जेर की ये क्या मुआमला, मुझको तो दे दो मेरे ही हक का जलजला, और राख से बना दो तुम दौलतें बरमला। मैं हक की रोटी बेल लूं तुम बोटी बोटी ले लो, चूल्हे के अंगारों से तुम शौकिया खेल खेलो। तुम जिसको हो तड़पते हम जिसमें टूट जाते, थकन से हुई लाल वो नींद भी तुम ले लो, थकन से हुई लाल वो नींद भी तुम ले लो।
बस ख्वाब एक दे दो एहसास एक खुदी का, बस ख्वाब एक दे दो एहसास एक खुदी का, और जवाब एक दे दो जो यूं सवालों में चूर है। चीख के जो कह दिया सब परिंदे मर जाएंगे, चीख के जो कह दिया सब परिंदे मर जाएंगे। ये कैसा कलाकार है, ये कैसा कलाकार है जो एक मजदूर है, ये कैसा कलाकार है जो एक मजदूर है। असीम, बहुत शुक्रिया काबिना। अगेन आप लोग एक के बाद एक ऐसा आर्ट पेश कर रहे हैं कि मेरे पास खत्म होने के बाद जब आप रिसाइट करते हैं मुझे नहीं समझ आता कि कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि यही तो सच्चाई है, यही तो हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब लिखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि खबरें इस तरह से आपको नहीं बता पाती कि कोई किस अजियत से गुजर रहा है। अजियत जो है अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की पोइट्री में ही बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से बयान की जा सकती है। अब मैं दावत देना चाहती हूँ पूजन साहिल को। पूजन, अब मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमें कुछ परफॉर्म करके बताइए क्या लाइनें आपने हमारे लिए लिखी आज शाम के लिए, वो हमारे साथ शेयर करें। मेरे पास कुछ गीत है। मैं जब न्यूज़ सुनी थी मैंने एक जब ये सब शुरू हुआ था और हम सब ने जो वो दर्दनाक तस्वीरें देखनी शुरू करी, तब बीच में एक इंटरव्यू आया था और वही जैसे हुसैन ने अपनी कविता में बोला था कि ये ऐसा है कि वो एक खबर बन के रह जाते हैं लोग और उनका नाम भी नहीं पता था उस खबर में। उन्होंने एक बात बोली थी कि कोविड का तो पता नहीं, पर मतलब कहीं हमें भूख से कौन बचाएगा, कोविड से तो अब बचा लिया पर भूख से कौन बचाएगा। तो ये बात मेरे जहन में काफी रही। उस टाइम पे मैंने एक गाना लिखा था, तुमने कभी मुझको अपना माना नहीं, मेरे दर्द को कभी जाना नहीं। घर ये तुम्हारे मैंने ही बनाए हैं, फिर क्यों बस बेघर सब मेरे ही सरमाए हैं। तुमने कभी मुझको अपना माना नहीं, मेरे दर्द को कभी जाना नहीं। मेरे तलवों पर जो पत्थर चुभते आए हैं वो भी दिल से तुम्हारे कोमल पाए हैं। तुमने कभी मुझको अपना माना नहीं, मेरे दर्द को कभी जाना नहीं। क्यों थी उम्मीदें वफा पर तुम्हारी, मुझ पर फरेब कर सवारी दुनिया तुम्हारी। मेरे हालात वो कब समझ पाएंगे, जो बीमारी से बचे भूख से मर जाएंगे। ये असीम की लिखी है और मैंने बस इसको गाने की कोशिश की है। गरीबों की बस्ती जला देने वाले, कहाँ है वो पानी बहा देने वाले। ये सड़कों पे भूखे से पत्थर पड़े हैं, कहाँ है वो
शीशे दुआ देने वाले। यूं नाला है बुलबुल पे हंसते भला क्यों, जख्म की तलब पे ग़िज़ा देने वाले। गरीबों की बस्ती जला देने वाले। कहाँ है वो पानी बहा देने वाले। हम ही को हमारे घरों से छुपा कर है ढूंढे वो सब कुछ गवा देने वाले। कहे के नगीना बने डूब के है, कहे के नगीना बने डूब के है। वो चाय में बिस्कुट गिरा देने वाले। गरीबों की बस्ती जला देने वाले। कहाँ है वो पानी बहा देने वाले। न मौलों मशीनों से चलती ये दुनिया, चलाते पसीना बहा देने वाले। ये उन सब के लिए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को हम बार बार एक ऐसा ढोंग करते हैं कि हम उनके चारागर हैं, पर बस वो ढोंग ही होता है। चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह में नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारागर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, चारागर दर्द मंदों के बनते हो क्यों। तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह में नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। मजा आ गया शुक्रिया, पूजन, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। बहुत खूब पूजन, बहुत खूब। पूजन की इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब मैं दावत देना चाहती हूँ इकरा खिलजी को। अगेन जैसा असीम ने कहा, बहुत ही प्रिविलेज्ड पोजीशन से बात कर रहे हैं। ये अवेयरनेस है कि कहीं ना कहीं किसी और के स्ट्रगल को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, मगर उसे एक आवाज देना भी जरूरी समझा, तो उस मकसद से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं दो चीजें पढ़ूंगी, एक नस्र है और कुछ अशार हैं एक नज़्म के। ये नस्र का नाम है बरसात। मैं इसे हिंदुस्तान के जितने भी मेहनत कश हैं, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके नाम इंतखाब करना चाहूंगी। बरसात अजीब तिलिस्म है ये बरसात, किसी गुलशन में नम की खुशबू, किसी गुलशन में नम की खुशबू, किसी खस्ता सी छत के आंसू। ये सिर्फ समंदर के सीने से उठा हंगाम होती तो और बात होती।
ये जंगलों में खुसरो के गीतों से उतरती होगी, ये जंगलों में खुसरो के गीतों से उतरती होगी, बयाबानों की सूनी खाक से खुशबू सी उभरती होगी, बयाबानों की सूनी खाक से खुशबू सी उभरती होगी। ये सुना सकती बिलखती जानों को सुहाने सफर के तराने, ये सुना सकती बिलखती जानों को सुहाने सफर के तराने तो और बात हो। ये ढांप सकती दरिया में बहते भूखे मुर्दों की बू तो और बात होती। एक औरत टिप टिप सुनते ही बेसाख्ता अपनी रोजी को प्लास्टिक बैग में समेटे घर को दौड़ती, उसके चेहरे की गर्द कीचड़ हो चली, साड़ियों में लिपटे हुस्न को ये बरसात निखारती होगी, फिल्मों की मानंद जो धुला सकती ये भेड़ियों की नजरों से खोट, जो धुला सकती ये भेड़ियों की नजरों से खोट तो और बात होती। ये जो उतार सकती तंज तोहमत की कोहना मेहंदी के रंग, जो मिटा सकती पिदरशाही के दुर्रों के निशान तो और बात होती। ये मिटा सकती ये मिटा सकती मजलूम नस्लों की राह तो और बात होती। ये बरामदों में चाय के साथ बजती हो किसी रेडियो पे मोहब्बत का पैगाम बनकर, ये छोड़ जाती होगी इंद्रधनुष के 7 रंग आसमान के सीने पर, ये छोड़ जाती होगी इंद्रधनुष के 7 रंग आसमान के सीने पर। ये उतार के जिन्स और जिनसियत, लिंग और लैंगिकता, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, ये उतार के जिन्स और जिनसियत की काली पट्टी सतरंगी ऐनक चढ़ा सकती तो और बात होती। ये अब्र पेट की तृष्णा आग भी बुझा देते, ये अब्र पेट की तृष्णा आग भी बुझा देते, ये ठंडे झोंके झुलसती मखलूक की शिफा हो जाते तो और बात होती। जालिमों की रैयत परवरी के भरम मिट जाते, खुदावंद इंसानों की ऊंची कामत और गुरूर घुल जाते तो और बात होती। अदलो इंसाफ के मुहाफिज की रगों में बिजलियां और फैसलों में गरज होती तो और बात होती। अदलो इंसाफ के मुहाफिज की रगों में बिजलियां और फैसलों में गरज होती तो और बात होती। हक गोई व हक परस्ती की मंदी धार सैलाब सरफरोश हो जाती, हक गोई व हक परस्ती की मंदी धार सैलाब सरफरोश हो जाती, मोहब्बत के दरिया यूं आजाद होते तो और बात होती। ये बरसात सिर्फ समंदर के सीने से उठा हंगाम होती तो और बात होती। तो ये थी बरसात। एक नज्म मैंने लिखी है, इसका अभी तक कोई उन्वान तो नहीं है। अगेन मुझे अंदाजा है कि ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का अप्रोप्रिएशन है, बट जैसे मैं बयान कर सकी अपने अल्फाज में मैंने किया। ये इस बारे में है कि हम एक कच्ची नींव पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं और इस तमाशे में सरकार समाज सब मशगूल हैं और सरकार समाज और खुदा सब ने हमारे मेहनत कशों की के जो स्ट्रगल्स हैं उससे किसी और तरफ देखने का फैसला कर लिया है। तो मैं शुरू करती हूँ। बना के घर की नाजिशें, नाजिश इज प्राइड, बना के घर की नाजिशें वो हाथ सब लुटा चुके, बना के घर की नाजिशें वो हाथ सब लुटा चुके, बना गए खुदा के घर खुदा उन्हें भुला चुके, बना गए खुदा के घर खुदा उन्हें भुला चुके। अजीम तर इमारतें, ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स, मुजस्सिमे गुरूर के, स्टैच्यूज ऑफ एरोगेंस, अजीम तर इमारतें मुजस्सिमे गुरूर के, ये 100 करोड़ के लिए अभी हैं ख्वाब दूर के, ये 100 करोड़ के लिए अभी हैं ख्वाब दूर के। ये तुगलकी हुकूमतें, तमाशबी अदालत, ये तुगलकी हुकूमतें, तमाशबी अदालतें हैं साहिबे जमीन जो उन्हीं के सर हैं राहतें, हैं साहिबे जमीन जो उन्हीं के सर हैं राहतें। और ये हिंदुस्तान से मैं कह रही हूँ, संवारता है खुद को घर, खुद को घर,
जो बड़ी बड़ी इमारतें हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे सजा के जो एक जिस पे खुश हो रहे हैं। संवारता है खुद को गर तू आईना उठा तो ले, संवारता है खुद को गर तू आईना उठा तो ले, अहिंद अपनी राहों से छिले बदन छुपा तो ले, अहिंद अपनी राहों से छिले बदन छिपा तो ले, खिलौने के जहाज से बहल गए जनाब है, खिलौने के जहाज से बहल गए जनाब हैं, न नंगे पैर उड़ सके कि जख्म बेहिसाब है, न नंगे पैर उड़ सके कि जख्म बेहिसाब हैं, जो आंख आसमां तले जगी तमाम रात है, जो आंख आसमां तले जगी तमाम रात है, न उसके ख्वाब मुल्क के न मुल्क उसका ख्वाब है, न उसके ख्वाब मुल्क के न मुल्क उसका ख्वाब है। शुक्रिया। बहुत 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 खूब इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाब जो होते हैं हमारे वो तभी आते हैं जब आप एक ऐसी जगह पे होते हैं जब आपका पेट भरा होता है। ख्वाब यानी एम्बिशन के तौर पे मैं ख्वाबों का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। जब पेट में आपके अनाज होता है, जब आप एक चैन की नींद सो रहे होते हैं, अपनों के पास होते हैं, जब जो सानिहा आप पे से गुजरना था वो गुजर गया, लेकिन तब आप खुद को महफूज महसूस करते हैं जब आपका पेट भरा होता है, आपके सर के ऊपर छत होती है। ये बहुत ही बुनियादी जरूरतें हैं जो कुछ लोगों को मैसर नहीं है। तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी के लिए ख्वाब किस तरह से देखेगा, उसके जो एम्बिशंस होंगे वो किस तरह के होंगे, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब मैं दावत देना चाहती हूँ कौशिक राज को। कौशिक जी, कौशिक। इकरा ने अभी इतना बेहतरीन सुनाया कि उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। शुक्रिया इकरा इतने बेहतरीन नज़्में सुनाने के लिए। और जैसा कि आप कह रही थी कि अभी चूंकि हमारे टीवी पर ये सब नहीं आ रहा है मजदूरों के बारे में, तो हमें लग रहा है कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो गई हैं। तो जो लोग भी ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप टीवी देखकर ये तय मत कीजिए कि देश में क्या चल रहा है, क्योंकि टीवी पर तो भारत विश्वगुरु बन चुका है, लेकिन खेमलाल जी ने उस पर इतना सुंदर कटाक्ष अभी पेश किया है कि विश्वगुरु भारत की क्या हालत है। तो आप चीज़ों को समझिए और खासकर अपने प्रिविलेज को समझकर, और जैसा कि आप बार बार कह रही हैं कि जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप जो भी लोग ये देख रहे हैं अपने प्रिविलेज को एक्सेप्ट करते हुए, जो लोग प्रिविलेज नहीं है आप उनके लिए ज़रूर से ज़रूर डोनेट करिए। तो मैं अपनी नज़्म सुनाता हूँ आपको। शमशान में खाली पेट का जलना, कब्रिस्तान में खाली पेट का दफन होना इस दुनिया को कभी खाली नहीं कर सकेगा। भरे हुए पेट कभी खाली पेट के खिलाफ जंग के लिए तैयार नहीं होंगे। सभी राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ एक रात के लिए भूख से बिलक उठे तो अगली रोज से सूरज कभी ढले ही नहीं। सड़कों पर पसरा खून मजदूरों के पसीने से धुल चुका है, जिसकी बदबू हमारा दम नहीं घोट रही, क्योंकि लाशें सूंघ नहीं सकती। जब तक वो पसीना उनके बनाए घरों की छतों से नहीं टपकेगा, तब तक हमारे माथे पर शिकन बनकर नहीं उभरेगा। अगर हुक्मरानों को 200 मीटर भी पैदल चलना पड़े तो सड़कों के पंख लग जाएं, मगर 200 किलोमीटर तक मजदूरों के चप्पल की आवाज ऐसे गुम हो गई मानो ओस की बूंदों के घास से टकराने की आवाज। मगर हवाएं इन आवाजों को पालेंगी। सड़कें अपने ऊपर पड़े मजदूरों के चप्पल के निशान को सहेज कर रखेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि जब तक हिंदुस्तान के जहन में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज गूंजेगी, तब तक मजदूरों के चप्पल की आवाज जिंदा रहेगी। जब तक लोकतंत्र में आखिरी सवाल की भी जगह बचेगी, तब तक वो सवाल उनकी थकी आंखों में मुल्क की शर्मिंदगी बनकर तैरेगा। जब तक झंडे पर अशोक चक्र का निशान रहेगा, तब तक सड़कों पर उनके पैरों के निशान रहेंगे जो आकाश में लहराते झंडों की गति कम करेंगे। आकाश जहां से इंसानों और चींटियों की कतारों में कोई फर्क नहीं रह जाता है, जहां से इंसानों का अस्तित्व चींटियों सा बौना कर दिया जाता है, शायद इसलिए नीले आसमान में चहलकदमी करते बादलों पर बैठकर हमें दुनिया शांत और सुंदर नजर आ रही थी। सड़कें खाली नजर आ रही थी, मगर भूख सुंदर महसूस नहीं होती। अनाज के अभाव में पेट खाली नहीं होता, सवालों से भर जाता है। उनकी नजरों में मुल्क असहाय है, जो सैकड़ों किलोमीटर चलकर थक कर सड़क किनारे बैठ गए थे इस उम्मीद में कि मुल्क उन्हें लेने आएगा। गणतंत्र दिवस की झांकी में हथियारों के दम पर शक्ति प्रदर्शन करने वाला मुल्क दरअसल एक बच्चा है जो मजदूरों के कंधों पर थक कर सो गया। झांकी उन कंधों की निकलनी चाहिए, क्योंकि बंदूक की नली पर कोई चैन से सो नहीं सकता। झांकी उन गोदामों की भी निकलनी चाहिए जहां अनाज सड़ रहे हैं।
क्योंकि गरीबों के भूख से मरने का मतलब यह नहीं होता कि दुनिया में अनाज खत्म हो गया है। बहुत ही बहुत ही ज्यादा आपने सच बात कही है। मंजर ऐसा खींचा है जिसे सुन के वाकई में, वैसे हर नज्म के साथ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पर वाकई में एक बहुत ही हिलाने वाला ये जज्बा है जो आपकी इस मौजू पे है। चंद लाइनें और सुनाना चाहता हूँ मैं इस पे कि जब आपने देखा कि जब मजदूर पैदल चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि मजदूर जो है वो ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रेन उनको दी गई तब भी ट्रेन में भी मौतें हो रही थी। तो ये इस बात का सबूत है कि मजदूरों के साथ जो हुआ है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ पॉलिसीज की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि फेलियर ऑफ द प्रेजेंट पॉलिसीज की वजह से भी हुआ है कि जो पॉलिसीज दी गई वो भी फेल कर गई। लेकिन उसके बाद जो उनकी वो एक्सेस नहीं है, वो एक्सेसिबल ना होने की वजह से ये जो हुआ है वो हुआ है। और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि मजदूरों को ही ध्यान में रख के बनाई गई हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए गए, उस तरह का वक्त नहीं मिला या माहौल नहीं पता, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग नहीं हैं उन पोजीशंस पे जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं या उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन वाकई में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर वही मेरी बात कि अगर मजदूर बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या खाएगा, तो ये सारी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वो अब बहुत बड़ा एक मसला है, एक इशू है जिसके ऊपर बातें होती आ रही हैं और सिर्फ बातें ही हो रही हैं। आप जो नज्म सुनाना चाह रहे थे तो जब उनकी मौतें हो रही थी तो सरकार के कई मंत्रियों ने कहा कि वो भूख से नहीं मर रहे हैं, है ना, बल्कि वो पहले से बीमार थे। तो मुझे लगता है हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी कह सकते थे। और जिस टीवी की आप बात कर रही हैं वो इसको मान भी लेता। तो उस पर मैं सुनाना चाहता हूँ कि लाशों के पेट फाड़ और अनाज भर, गला फाड़, गेहूं रोप, मुंह खोल और बालियां लहरा, गोदामों के तालों की चाबी लाशों की जेबों में डाल, इतिहास के पन्नों में उनके आखिरी शब्द डकार लिख, उनके घरों में घुसकर उनकी ईंटें उखाड़ और खेतों की मिट्टी से चिपका हर एक बर्तन में अनाज भर, बादल फाड़ और अनाज भर, सड़कों के गड्ढों में अनाज भर, खेतों की खुशबू पकड़ और मजदूरों के रास्तों में छोड़ दे। तू कुछ नहीं कर सकता, तू बस लाशों के पेट फाड़, लाशों के पेट भर और चिल्ला कि इस मुल्क में मौतों का कारण अनाज से पेटों का फटना है। जी, बहुत ही तकलीफ दे ये मंजर है जो आपने लिखा है और हकीकत है। और अगेन हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। स्ट्रगल हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन स्ट्रगल करते करते कब वो जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है उसे अलहदा हो जाता है। ये एक बहुत ही बारीक सी लकीर है जिसपे ये जो कम्युनिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो तबका है हमारी समाज का, जो मजदूर हैं, वो लगातार दिन रात उस पुल सरात पे चलते रहते हैं। उसके ऊपर हमेशा उनकी जिंदगी इर्द गिर्द उस लाइन के ही पास रहती है कि कब कहाँ उनका स्ट्रगल डिग्निटी ऑफ लाइफ से बिल्कुल जुदा हो जाता है। बिल्कुल, उनका जो स्ट्रगल है वो हमारा सामूहिक शर्म होना चाहिए पूरे मुल्क का। बिल्कुल। तो स्ट्रगल की नजर करते हुए आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और ये जो कलेक्टिव है एनजीओज का, ये इनकी एक पहल है, इनिशिएटिव है जो कि पैन इंडिया रिलीफ ये काम कर रहे हैं, रिलीफ वर्क कर रहे हैं। इल्फत लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग और तफ्तीश इन कोलैबोरेशन विद हेल्प। तो ये बहुत सारे एनजीओज हैं और भी बहुत सेशन के आखिर में मैं जो पार्टिसिपेंट एनजीओज हैं सबके नाम मैं आपको बताऊंगी कौन कौन इसमें शामिल हैं। आप जो भी पैसा देंगे वो इनके हेल्थ केयर में काम आएगा। जो भी प्रवासी मजदूर हैं जिनको वाकई में बहुत ज्यादा माशी परेशानियां हैं, उनके घरों में खाने नहीं है, अनाज नहीं है, वो किराए लेके कटोरियां ले लेके अड़ोसियों से और पड़ोसियों से और जो जमींदार हैं उनसे अपने खानों का इंतजाम करते हैं। हम सोचना भी नहीं चाहते क्योंकि बहुत ही हमारे लिए घबराहट का बायस हो जाता है, लेकिन हम घबरा नहीं सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम सोचने और समझने की सलाहियत रखते हैं तो घबराने से ज्यादा अगर हमें कुछ करना है तो वो है एक्ट। और किस तरह एक्ट करना है वही हम आपको बार बार बता रहे हैं। कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि अब ये चलते हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई खबरें नहीं बन रही हैं प्रवासी मजदूरों की तकलीफ के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके स्ट्रगल्स खत्म हो गए हैं, उनके स्ट्रगल्स अब शुरू हुए हैं। अब मैं दावत देना चाहती हूँ, बल्कि तायखुम सादिक हैं, उनके पास मैं थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पे
ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स भी हैं हमारे साथ, 3 लोग हैं। कमलेश जी की कविता भी आपने सुनी है। ये लोग लीडर्स हैं, ट्रैफिकिंग को खुद इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और जो बाकी लोग हैं जो विक्टिम्स हैं इस क्राइम के, उनकी मदद करते हैं, एडवोकेसी करते हैं। और अब हमको ज्वाइन कर रहे हैं एक और सर्वाइवर, इनका नाम है अमृत तिलकिया जी, ये भी छत्तीसगढ़ से हैं। अमृत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस 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 जी आ अमृत जी, रही है। सेशन शुरू होने से पहले इन्होंने तरन्नुम में हमको अपनी नज्म, अपनी कविता सुनाई थी। अब आप गा के सुनाना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे? मैं आप पे छोड़ती हूँ। जी मैं पढ़ना चाहूंगा। ये बात है माइग्रेंट लेबर की, तो वो हमारे लिए क्या करते हैं और हम उनके लिए क्या करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं, वो लेबर लोगों को कैसे उनका शोषण करते हैं, और मजदूर है बड़े लोगों के लिए क्या करता है। उनके ऐश्वर्य आराम के लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटा देता है। पूरा कहीं खून बहाना पड़ता है तो कभी पसीना बहाना पड़ता है। तो उन्हीं के ऊपर एक लिखा हूं मैं। तो मेरे कविता का नाम है मजदूर एक सृजन करता। ठीक है, तो आइए पढ़ता हूँ। तू रचयिता इस जहां का, वाह तेरी क्या बात है। रच दिए तूने 7 अजूबे, किए कितने करामात है। बनाए कितनों के आसियां, कितनों के सर छाया है। मेहनत करना तेरी फितरत, कितना पसीना बहाया है। हे सृजन करता है मजदूर, सब तेरी कमाई है। बहाया पसीना कहीं पर, कहीं अपनी खून भी गंवाई है। तेरी अहमियत न समझता वो, जो तेरी रहमत में जीता है। तेरी कमाई से हुआ धनवान वो, और तेरी घर में दिनता है। हे कर्मवीर है मजदूर भाई, अपनी करनी करता जा। बना दे कई और अजूबे, अपनी इतिहास रचता जा। जमीन से ईंट ईंट जोड़कर गगनचुंबी इमारतें बनाया। हक में था जितना मजदूरी, कहीं कहीं ना तूने पाया। फिर भी हताश न होता तू, कैसी किस्मत का मारा है। रहना पड़ता खाली पेट क्यों, रहना पड़ता खाली पेट क्यों तुझे, जब तुझसे पलता जग सारा है। कहे अमृत कर जोर कर, कभी मजदूर करना शोषण करना। जितना काम लेता है उनसे, उतना उनका दामन भरना। कर सम्मान कर्म वीरों का, तभी देश का विकास होगा। कब बन जाएगी भारत फिर से सोने की चिड़िया, किसी को ना आभास होगा, किसी को ना आभास होगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा अमृत जी, बहुत ही बढ़िया। खूबसूरत है अमृत जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। थैंक यू जी। अब मैं दावत देना चाहती हूँ तायखुम सादत जी को। बहुत बहुत शुक्रिया फबिहा। मैं शुरुआत करने से पहले एक मैंने नज्म लिखी थी, और उसका एक बंद है सिर्फ। जब मुझसे लोगों ने पूछा था कि चाहे वो फ्रॉम द मोमेंट एंटी-सीए के प्रोटेस्ट हो या लॉकडाउन के दौरान जितनी भी चीजें मैंने लिखी कि तुम इसके बारे में क्यों लिखते हो, क्यों जरूरी है, तो एक बंद में उसके बारे में है कि हम लिखते हैं, जब अदालत में आदिल अदल नहीं करता, जब मुंसिफ इंसाफ नहीं करता, जब हुकूमत संभाले हाकिम अपने मतलब के हुक्म जारी करता है, जब दानिशगाहों से दानिश्वरों को बिना तफ्तीश अगवा कर लिया जाता है, हम लिखते हैं। तो ये एक सिर्फ बंद है उस नज्म का। 3 चीजें जो न्यूज मैंने देखी थी, एक ये था कि जो मजदूर ट्रेन के नीचे आके जिनकी मौत हो गई थी, और एक ये था कि जहां पे प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर तक चल चल के अपने घर जा रहे थे, वहां पे एक फ्लाइट सरकार ने सिर्फ एक कुत्ते के लिए की थी, जो किसी अमीर का कुत्ता था। तो उसी पे ये 2 शेर थे कि मैं धागे में पिरो लाया हूं एक मजदूर का ढांचा, मैं धागे में पिरो लाया हूं एक मजदूर का ढांचा, तुम इस तावीज से सारे अमीरों को शिफा देना। और अगला शेर है, सग कहते हैं फारसी में कुत्ते को, कि ये सग ऊंची नस्ल का है, इसे महफूज रखना तुम। ये सग ऊंची नस्ल का है, इसे महफूज रखना तुम। ये बच्चा नीच है मुंसिफ, इसे पैदल चला देना। बहुत ही बढ़िया यार। और एक गजल है जो मैंने इस पर लिखा नहीं है, पर ये गजल जो बच्चे हैं वो भी एक तरीके से इस पूरी क्राइसिस के बहुत ज्यादा उनपे एक ऑपरेशन हुआ है। जितने भी बच्चे थे मजदूरों के या
जो नॉर्मली भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, उन पर ये लॉकडाउन या पैंडेमिक एक कहर बन के टूटा है। तो उसी पे ये गजल मैंने लिखी थी। इस मतलब और कुछ शेर है कि हमारे अंदर के प्यारे बच्चे, हमारे अंदर के प्यारे बच्चे, शक्ल खुशी की बना ले बच्चे, हमारे अंदर के प्यारे बच्चे, शक्ल खुशी की बना ले बच्चे, सभी को दरिया बता रही है, सभी को दरिया बता रही है, नजर को पानी पिला दे बच्चे। अगर तू सच है तो सामने आ, अगर तू सच है तो सामने आ, खुदा से बोले सयाने बच्चे। बदन से मजहब मिटा रहे हैं, बदन से मजहब मिटा रहे हैं, लहू में बाजू डुबा के बच्चे। गुब्बारे देकर मना लो इनको, गुब्बारे देकर मना लो इनको, निकल न जाए कमाने बच्चे। यहां पे दैरो हरम नहीं है, यहां पे दैरो हरम नहीं है, यहां पे बच्चों ने पाले बच्चे। और ये मक्ता है, आखिरी शेर है कि बना दो सादिक इन्हें बाजारी, बना दो सादिक इन्हें बाजारी, बचे रहेंगे हमारे बच्चे। और बहुत ही उम्दा गजल है। और एक जाने से पहले एक आखिरी छोटी सी बहुत नज्म है, मेरी नहीं है, मैंने शायद आज तक इससे ज्यादा मुख्तसर और इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नज्म किसी की नहीं पढ़ी। अली सरदार जाफरी, जिनको कुछ लोग नज्मों का खुदा कहते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नज्म राइटर्स इन हिस्ट्री, उनकी एक छोटी सी नज्म है जिसका उन्वान है निवाला। कि माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ सूती मिल में है। माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ सूती मिल में है। कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। जब यहां से निकल जाएगा, कारखानों के काम आएगा। जब यहां से निकल जाएगा, कारखानों के काम आएगा। अपने मजबूर पेट की खातिर भूख सरमाए की बढ़ाएगा। हाथ सोने के फूल उगलेंगे, जिस्म चांदी का धन लुटाएगा। खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून उसका दिए जलाएगा। ये जो नन्ना है भोला भाला है, सिर्फ सरमाए का निवाला है। पूछती है ये उसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। शुक्रिया। चाइल्ड लेबर एक ऐसा इल है सोसाइटी का जिससे हम लोग, जो हमारा मुल्क है, बहुत वक्त से जूझ रहा है और लड़ रहा है, लेकिन खत्म नहीं कर पाया है। कितना बड़ा सानेहा ये अपने आप में है, आप ये सोचिए। आलमी वबा तो अब आई है, आलमी वबा के घेरे में तो हम लोग अब आए हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये तो हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी। आप ये सोचें, जो एक बच्चा ढाबे पे काम किया करता था, उसको कम से कम इतना वक्त मिल जाया करता था कि वो स्कूल में जाके क्लासेस अटेंड कर लिया करता था, पढ़ाई कर सकता था। लेकिन अब सारे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए। जरा सोच के बताइए कि क्या वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई ले सकता है कि नहीं? क्या वो बच्चा लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए वो ऑनलाइन क्लासेस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसका बाप जो दिहाड़ी मजदूर था शहर के अंदर, अब वो जा चुका है अपने गांव में। गांव ऐसी जगह है जहां पे इंटरनेट कनेक्शन तो दूर, वहां उसके पास रोजी और रोटी भी उसको वक्त पे मुहैया नहीं होती है। 3 वक्त का खाना भी उसको शायद उस तरह नहीं मिल सकता अब जैसे पहले मिल सकता था, कोविड से पहले। तो बच्चों का एक ऐसा मौजू है जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस महामारी से, इस पैंडेमिक से। और यकीनन अगर ये जुल्म किसी तरह से इसकी इंटेंसिटी खत्म करनी है, तो आपको और हमको अपना ये फर्ज बहुत जल्द और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है, बार बार कहती रहूंगी मैं आपसे, प्लीज उस पर क्लिक जरूर करें। एक ट्रैफिकिंग सर्वाइवर हैं जो हमें ज्वाइन कर रही हैं तमिलनाडु से, और ये पोइट्री लिखती हैं, ये भी कविताएं कहती हैं तमिल में। और इनके साथ मैं दावत देना चाहती हूँ, इनका नाम है ज्योति मणि। ये भी लीडर हैं और ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स के साथ काम कर रही हैं, कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही हैं ये। और इनकी ट्रांसलेटर हैं मेरे साथ श्यामला। எல்லாருக்கும் வணக்கம்.
ரோட்டுப்புற வீட்டுல ஒதுக்குப்புற திண்ணையில ஒரு ஓலம் ஒண்ணு கேக்குதடி செல்லம்மா, அத கேட்டு நானும் கலங்கி நின்னே கண்ணம்மா. ரோட்டுப்புற வீட்டுல ஒதுக்குப்புற திண்ணையில ஒரு ஓலம் ஒண்ணு கேக்குதடி செல்லம்மா, அத கேட்டு நானும் கலங்கி நின்னே கண்ணம்மா. 3 வேளை உணவு இல்ல செல்லம்மா, அதுக்கும் இங்க வழியும் இல்ல கண்ணம்மா. 3 வேளை உணவு இல்ல செல்லம்மா, அதுக்கும் இங்க வழியும் இல்ல கண்ணம்மா. அத தேடி நானும் ஓடி வந்தேன் பொன்னம்மா, அத தேடி நானும் ஓடி வந்தேன் பொன்னம்மா. அத பயன்படுத்தி சுரண்டுறாங்க கூட்டம்மா, அத பயன்படுத்தி சுரண்டுறாங்க கூட்டம்மா. இங்க கூட்டம்மா ஒரு கூட்டம்மா. ரோட்டுப்புற வீட்டுல ஒதுக்குப்புற திண்ணையில ஒரு ஓலம் ஒண்ணு கேக்குதடி செல்லம்மா, அத கேட்டு நானும் கலங்கி நின்னே கண்ணம்மா, அத கேட்டு நானும் கலங்கி நின்னே கண்ணம்மா. 12 மணி நேரம் வரல செய்யறேன், அதுக்கேத்த கூலியும் தான் கிடைக்கல. 12 மணி நேரம் வர வேலை செய்யறேன், அதுக்கேத்த கூலியும் தான் எனக்கு கிடைக்கல. கூட்டி வந்த புரோக்கரையும் காண கிடைக்கல, கூட்டி வந்த புரோக்கரையும் காண கிடைக்கல. இப்போ திக்கும் இல்ல திசையும் இல்ல முழிச்சு நிக்கிறேன், இப்போ திக்கும் இல்ல திசையும் இல்ல முழிச்சு நிக்கிறேன். நான் முழிச்சு நிக்கிறேன், இப்போ முழிச்சு நிக்கிறேன். ரோட்டுப்புற வீட்டுல ஒதுக்குப்புற திண்ணையில ஒரு ஓலம் ஒண்ணு கேக்குதடி செல்லம்மா, அத கேட்டு நானும் கலங்கி நின்னே கண்ணம்மா. This is based on the theme migrants. The migrant worker who came from North India to South India to work in the textile industries, which is like a garment or spinning mill. A small girl, because textile mill is taking children from 14 to 18 years. It is allowed in Child Labor Act. So that girl will sing a song, put forwarding her problems. Yes, of course. Dignity of life is the main issue. We all have our own struggles, but sometimes we forget that we are sacrificing a lot and we don't deserve this. Thank you so much for joining us, Jyoti Mani. Thank you ma'am, thank you ma'am, thank you. अब आखिरी इस सिलसिले की जो पोएट हैं वो है नबिया खान, उनको मैं दावत देना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, आज़ादी का दिन आने वाला है, हिंदुस्तान इस दिन आज़ाद हुआ है, लेकिन ये आज़ादी, इस आज़ादी का मतलब उन गरीब, उन मेहनत कशों के लिए क्या है? तो अदम गोंडवी की एक नज़्म है, वो हम पढ़ना चाहेंगे अपनी नज़्म सुनाने से पहले। वो कहते हैं कि कहिए देश क्या आज़ाद है, 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नशाद है, 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नशाद है, दिल पे हाथ रख कर कहिए देश क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। जिस शहर में मुंतज़िम अंधे हो ज्वालागाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। ये नई पीढ़ी पे मबनी है वही जजमेंट दें, ये नई पीढ़ी पे मबनी है वही जजमेंट दें, फ़लसफ़ा गांधी का मौजू है कि नक्सलवाद है। ये गज़ल मरहूम मंटो की नज़र है दोस्तों, ये गज़ल मरहूम मंटो की नज़र है दोस्तों, जिसके अफ़साने में ठंडे गोश्त की रूदाद है। 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नशाद है, दिल पे हाथ रख कर कहिए देश क्या आज़ाद है। तो देश क्या वाकई में आज़ाद है, ये सोचने वाली बात है। मेरी जो अगली नज़्म है वो हम उन सारे मज़दूरों के नाम करना चाहेंगे जो अपनी ज़िंदगी जीने की विल की वजह से चलते रहे लाखों करोड़ों
मज़दूर अपने मीलों चलते रहे, जाने दी अपनी. Not that I want to glorify their plight. It's very tragic. It's really painful. We should never glorify it, but we should remember it, what happened with them. And we should question the people who are responsible for their plight. तो इस नज़्म का नाम उन्वान है तुम आग हो आग. तुम आग हो आग, तुम दहकना ना छोड़ो. तुम आग हो आग, तुम दहकना ना छोड़ो. तुम इनकलाब हो इनकलाब, तुम पनपना ना छोड़ो. होते हैं सवाल तेरे नक्शाए अमल पे, तो क्या गम है तेरे ज़र्फ़ को मिटा दे, इतना किस हर्फ में दम है. लियाकत है तुम्हारे जिन हाथों में पर्वत काट गिराने की. लियाकत है तुम्हारे जिन हाथों में पर्वत काट गिराने की. उन्हीं हाथों में कुव्वत है बुलंदियों पर फतह का परचम लहराने की. तुम्हारे पुरसुकून इरादे कर दे हलाक जुल्म के अंगारे. तुम्हारे पुरसुकून इरादे कर दे हलाक जुल्म के अंगारे. तुम्हारे पुख्ता हौसले फना करें कफस की दीवारें. हद भी तुम अनहद भी तुम, हद भी तुम अनहद भी तुम. दयानतदारी की जंग में खल्क की गैरत भी तुम. तेरे दिल में जो आग जल रही है सौज़े आज़ादी की. तेरे दिल में जो आग जल रही है सौज़े आज़ादी की. ये सिर्फ आग नहीं अलामत है निज़ाम पिदरी की बर्बादी की. है शोला तुम्हारे जज्बात, है शोला तुम्हारे जज्बात और शबनम जैसे मिजाज. तेरी आँखों में है कदामत की जंग, है बुलंद खुदी की आवाज़. तुम चलो तो झुकने लगे जालिमों के सर बुलंद कामत. तुम चलो तो झुकने लगे जालिमों के सर बुलंद कामत. तुम्हारी हर गुफ्तगू में हो सितम बर खिलाफ बगावत. तुम्हारी तसादम दलीलें और जफाकश सवाल. एतमाद है कि ढाएंगे सितमगारों पर जवाल. जुल्मत की जंजीरें तोड़ना है तुम्हारा काम. जुल्मत की जंजीरें तोड़ना है तुम्हारा काम. मेरे दिल की ज़मीं का सलाम तुम्हारे नाम. तुम आग हो आग, तुम आग हो आग, तुम जलना ना छोड़ो. तुम सियाले हदीद हो जीस्त के साँचे में ढलना ना छोड़ो. जीस्त मतलब ज़िंदगी और सियाले हदीद मतलब लिक्विफाइड आयरन, मतलब कि तुम लोहा हो और तुम ज़िंदगी का जो सांचा है उसमें ढलना ना छोड़ो. बहुत बहुत शुक्रिया नबिया, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमको ज्वाइन किया है. अब बस मैं वापस आप सबके पास, हुसैन, आमिर, पूजन, सबके पास एक बार और आखिर बार जाना चाहती हूँ. आप क्या कहेंगे शो के खत्म होते होते तक, लोगों से क्या कहेंगे? पहले तो फाबिहा आपका बहुत शुक्रिया. बहुत ज्यादा अच्छी निजामत की आपने, बहुत ज्यादा अच्छा होस्ट किया. जो बातें हमें कहनी है वापस वो वही है कि आप डोनेट करें. आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसमें डोनेट करें. कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट मेरे ख्याल से, जो फाबिहा भी कह रही थी कि हम जितना पैसा शायद वीकेंड पे खर्च कर देते हैं, जितना पैसा हम यहाँ पे दे देते हैं, उतना देने में कोई बहुत मौत नहीं आ जानी है. और जैसा आमिर ने कहा वो बात भी बहुत अच्छी है कि भाई कोई एहसान नहीं कर रहे हैं. ये एक फेयर ट्रांजैक्शन है ह्यूमैनिटी का, एक सोसाइटी का, कि वो जो वहां पे आपका गेहूं उगा रहा है, जो सब वो कर रहा है, जो यहाँ पे आके आपके शहर बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो कोई आपसे, आप उसको अगर पैसा दे भी रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं. आप एक फेयर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सोसाइटी के साथ. तो ये आपको अगर फिर भी लगता है एहसान कर रहे हैं तो भाई वैसे दे दीजिए, लेकिन ये समझदारी के साथ अगर आप देना चाहते हैं तो वैसे दे दीजिए. लेकिन दरखास्त वही है कि अगर हम लोग भी अपना समय निकालें हैं और आप लोग भी अगर थोड़ा इस बात को और गहराई से, संजीदगी से समझें और डोनेट करें तो बहुत अच्छा होगा. मतलब समझदारी आपकी भी किस काम आएगी फिर. तो ये है. कोई और बोलना चाहता? जी फाबिहा. जी आमिर. पहले बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत ही खुशदिली से, बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को कंडक्ट किया. बहुत बहुत शुक्रिया. द क्विंट का बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको वो आगे बढ़ा रहे हैं. और जो तमाम लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं या और तमाम मुहिम में जुड़े हुए हैं, उन सबका तमाम शुक्रिया और मेरी सॉलिडारिटी उनको. बाकी आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि जो रकम है वो छोटी नहीं.
चाहे वो आपके लिए मायने रखती हो न रखती हो। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। देखिए मैं लंबा किस्सा नहीं करूंगा, मैं अभी मध्य बिहार में हूँ, अपने होम टाउन में। आप यकीन माने 10 रुपए की मदद क्या होती है वो यहाँ आके आपको मालूम पड़ेगा कि 10 रुपए की मदद बहुत बड़ी मदद होती है। तो जितना भी आपसे हो सके आप प्लीज डोनेट कीजिए, और एक हाथ आप बढ़ाइए, एक हाथ हम बढ़ाएंगे, इसी तरह पूरी दुनिया शायद एक परिवार बन जाए। बहुत तो खूब। पूजन साहिल। जी भाई, तो सबका शुक्रिया जिन लोगों ने भी सोचा कि हमें इस तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। भव्या, आपने बड़ी खूबी से सब कुछ कार्यक्रम को बांधा साथ में। शुक्रिया खेमलाल जी का और ज्योतिमणि जी का और अमित जी का कि सबने उन्होंने जिस तरह से अपने कलाम पढ़े वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और जिस तरह से जो अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, जितने हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग इसको देख भी रहे हैं वो इस बात को समझते हैं कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे कहीं यूट्यूब पे, कहीं इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें देख रहे हैं, तो हम ये ओ करते हैं, ये हमारा एक कर्जा है जो हमें चुकाना है अगर हम हेल्प कर रहे हैं उन मजदूरों की जिनकी मुश्किलें काफी सारी अभी शुरू हुई हैं। ये बात को हम बार बार रीइटरेट कर रहे हैं, पर उसको बताना जरूरी है कि मुश्किलें अभी शुरू हुई हैं, अभी बहुत सारी मुश्किलें हैं, अभी उनकी मदद काफी करनी बाकी है। जो कहानियां हम सुन रहे हैं कि सब ठीक हो गया, सबको राशन मिल गया, सबके अकाउंट में पैसा चला गया, ये सब चीजें हमें तब पता चलती हैं जब हम असलियत में ग्रास रूट लेवल पे जाकर लोगों से बात करें, उनसे समझें और पता करें कि कितनी मुश्किलें अभी बाकी हैं। तो छोटी सी छोटी मदद, हमारे ये जो लिंक है जो आपको मिलेगा उस पर कई तरह से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे। जितनी भी आप मदद कर पाए, जितने आप कंफर्टेबल हो, हमें जरूर ऐसा करना चाहिए। थैंक यू पूजन। इकरा खिलजी। आई होप हम यहाँ कुछ अच्छा करके जाएंगे, कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। डोनेट, जो लिंक आपको दिया गया है वहां पर करें। क्वेश्चन दी अथॉरिटीज, होल्ड है या नहीं निभा रहे हैं, और जो तमाशे खड़े किए जा रहे हैं उन पे ध्यान देने के बजाय जो बेसिक्स के स्ट्रगल इस मुल्क में हैं उन पे सवाल करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये कि डू नॉट नॉर्मलाइज पेन एंड स्ट्रगल। इसको एक्सेप्ट नहीं करें कि ये एक नॉर्म है, ये होता आ रहा है, होता रहेगा। जितना आपसे हो रहा है वो करें और डोनेट करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इकरा। कौशिक राज। शुक्रिया फाबिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से होस्ट किया। मेघनाथ का भी शुक्रिया कि हम सबको उन्होंने इकट्ठा किया, और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उन सबका शुक्रिया। और जो लोग भी ये देख सुन पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं तो प्रिविलेज्ड है ही। तो मुझे लगता है हमें अपना प्रिविलेज को एक्सेप्ट करते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए जो प्रिविलेज नहीं है उनके लिए जरूर डोनेट करना चाहिए। सबसे ज्यादा मतलब मेरे को जो माय टेक अवे फ्रॉम दिस इज जो खेमलाल जी ने सुनाया या फिर अमृत ने कितनी खूबसूरती से इतना एंजॉय करते हुए अपनी पोम सुनाई। सब लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोगों को ये सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब कोई क्राइसिस नहीं है, माइग्रेंट क्राइसिस, पर ये लोग घर चले गए हैं पर उनके पास कमाने के साधन नहीं है। आप एक बार इसको ऑब्जेक्टिवली सोचिए कि वो कैसे कमाएंगे जब वो अपने घर चले गए, और अगर नहीं कमाएंगे तो वो लोगों से कर्ज लेंगे मनी लेंडर से, और उस कर्ज के नीचे दब जाएंगे, उससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, उनको वो कर्ज चुकाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। और हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे पास बहुत एक्सेस है, बहुत ज्यादा एक्सेस है, उसको थोड़ा सा स्पेयर कीजिए, कुछ भी डोनेट करिए, अपनी कॉन्शियस के लिए कर लीजिए, या अपनी ये जो सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारे समाज में, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, इसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अगर नहीं भी करें तो भी आपका मन से जो भी एम्पैथी सिंपैथी निकलती है उससे लिंक पर क्लिक करिए। और ये लोग जो बैठे हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सर्वाइवर होकर उसके बाद जो है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस मय्यार की बात है, मतलब ये कितनी खूबसूरती की बात है, कितनी व्हाट अमाउंट ऑफ एम्पैथी इट टेक्स। तो हमें भी अपने अंदर से वो एम्पैथी जगाने की कोशिश करनी है और सच को पहचान कर मदद करनी है जो लोग मदद जिनको जरूरत है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। तैखुम सादिक, आप जाते जाते क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फबिया इतनी अच्छी निजामत करने के लिए। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जैसा हुसैन और आमिर ने कहा कि हम कोई इन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर।
असल में इसकी उलट बात है कि जो जिस कीमत पर एक मजदूर हमारे लिए काम करता है, हमारे घर बनाता है, हमारी सड़कें बनाता है, हमारे शहर चलाता है, उस कीमत पर असल में वो मजदूर हम पर एहसान कर रहा है, और ये एहसान हम चाहकर भी नस्लों तक नहीं चुका पाएंगे। बेशक बेशक। तो अगर हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, और एक रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर आज की दुनिया में जरूरतें हैं, दवाइयां हैं, सूखे कंबल कपड़े हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जिनकी जरूरत इनको पड़ती है। तो अगर मैं उन सबसे अपील करना चाहूंगा जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने सुना है कि आपका एक 10 रुपए की कीमत भी, एक 20 रुपए की कीमत भी आगे बढ़कर एक मजदूर की जिंदगी में बहुत फर्क लाती है। तो आप दिल खोल के दीजिए, दान समझ कर दीजिए, ज़कात समझ कर दीजिए, जैसी आप परोपकार समझ कर दीजिए, लेकिन आप डोनेट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ताइखुम। अब नबिया खान भी जाते जाते कुछ कहना चाहती हैं। नबिया, आप क्या कहेंगी? जाते जाते आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू give whatever you can, contribute whatever you can for our cause, because you know we are privileged. We have that privilege that we are sitting in our rooms and we are talking about the plight of others. We are not the ones who are directly facing it. So हमें जो privilege है हम उसका इस्तेमाल करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, whatever you can. Every bit counts. थैंक यू सो मच नबिया। अब खेमलाल जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप भी कुछ कहिए। शो खत्म होने वाला है। कोई अपनी कविता सुनाएंगे आप, दूसरी कोई शेर सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे, प्लीज बताइए। जाते जाते एक छोटा सा फिर से एक कविता सुनाने चाहता हूँ, जो बहुत ही क्रिटिकल और वर्तमान परिस्थिति जो होने वाला, जो हम बोल रहे हैं होने वाला है जी, उसके ऊपर है। तो इस कविता का टाइटल है डर लगता है मुझे। तो आइए। प्रवासी मजदूरों पर कोरोना का असर इस कदर हुआ, मजदूरी करके खाते थे सूखी रोटी, अब दाने दाने को मोहताज हुआ। मजदूरी छीना, राशन छीना, वो मासूम बच्चों का निवाला, प्रकृति पर था सबका अतिक्रमण, गुस्सा मजलूमों पर निकाला। भूखमरी से निजात पाने साहूकारों से ले रहे उधारी, डर लगता है मुझे कहीं सक्रिय ना हो जाए साहूकारी। प्रवास से लौटने के बाद कौन देगा राशन मजदूरी, प्रवास से लौटने के बाद कौन देगा राशन मजदूरी, डर लगता है मुझे कहीं सक्रिय न हो जाए मानव तस्करी। महिलाओं बच्चियों पर था पहले से अन्याय शोषण रूपी महामारी, महिलाओं बच्चियों पर था पहले से अन्याय शोषण रूपी महामारी, डर लगता है मुझे कहीं सक्रिय न हो जाए देह व्यापारी। दुनिया वालों से मांग रहे इससे बचने का उपाय, कर्ज के तले डूबकर कहीं दुनिया से न कह दूं बाय बाय, डर लगता है मुझे कहीं दुनिया से ना कह दूं बाय बाय। ऐ इंसानियत के मालिक इससे करो, ऐ इंसानियत के मालिक इससे पहले करो कुछ उपाय। जी थैंक यू। खेमलाल जी, क्या छोड़ के जा रहे हैं आप, मतलब क्या किस कविता के साथ हमने ये एंड किया है सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। डर लगेगा लेकिन बस याद रखिए कि सब साथ में हैं आपके। जी जी जी, और रहेंगे। देखिए, जब कोई मुसीबत आती है किसी भी इंसान के ऊपर, प्रिविलेज्ड हो के ना हो, तो उसके पास जो भी एक घड़ा है, वो घड़ा पैसे की शक्ल में हो सकता है, हिम्मत की शक्ल में हो सकता है, या और दूसरे किसी रिसोर्स की शक्ल में हो सकता है। घड़ा खाली होता है, लेकिन जब वो घड़ा भरने की नौबत आती है तो घड़ा
भरते भरते ही भरता है, एकदम से नहीं भरा जाता है। इतने सारे लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई हैं। हम जो सैलरीड लोग हैं उनके बारे में ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनकी नौकरियां गई हैं लेकिन उनकी सेविंग्स हैं उनको बचाने के लिए। उनके पास कभी ऐसा वक्त नहीं आया है कि उन्हें फिक्र करनी हो कि भाई दिन में तो ये खा लिया, रात में क्या खाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सैलरी नहीं है और ये फिक्र उनकी हर खाने के साथ, हर मील के साथ लगी हुई है। ये फिक्र आप किस तरह से खत्म कर सकते हैं, इस तकलीफ को कैसे कम कर सकते हैं, इसका उपाय हम आपको बता चुके हैं। आखिरी बार फिर से बता रहे हैं कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक कीजिए, डोनेट कीजिए। जो हैसियत है आपकी वो इस वक्त क्या किस तरह से सपोर्ट करेगी, किसको करेगी, आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता है। और उससे जो दुआ मिल सकती है, जो सुकून से शुक्र निकलता है दिल का, वो वाकई में लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमको ज्वाइन करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। हमको सबसे पहले उसे आत्मनिर्भर करना होगा जो भारत की इकोनॉमी चलाता है, जीडीपी का पहिया बना हुआ है खुद लगातार। ये पहिया कभी रुकने ना पाए, कभी किसी के आगे इसका हाथ ना झुके, सर ना झुके, बस यही दुआ करते हैं। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद और हम सब इसी तरह आजाद रहें, आजादी से खाएं, सोएं और बहुत सारी अभी आजादियां हमको मिलती रहें।